सभी को मेरा नमस्कार और लेक्चर नंबर 51 में मेरे शेरों के साथ वापस जुड़ गया हूं मैं, जहां पे आज हम सीखने वाले हैं एलिमिनेशन रिएक्शन को। ठीक है, एलिमिनेशन रिएक्शन, यहां पे भी कुछ नाम आएंगे, यहां पे भी कुछ कैटलिस्ट आएंगे, यहां पे भी कुछ रिएजेंट्स आएंगे, इनको भी हम पढ़ेंगे। तो देखो गाइस, अगर आप समझ रहे हो कि यार ठीक है एक एक पड़ाव में आप गुजरते जा रहे हो लेकिन आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, तो मजाक में मत लेना चीजों को। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, बहुत दिक्कत आ जाएगी। अब जो मैंने पहला टॉपिक मैंने लिया था स्टार्टिंग में, उसको याद करने की कोशिश करो। आएगा अंदर से? नहीं आएगा। अगर प्रैक्टिस कर रहे होगे रेगुलरली तो कैटलिस्ट क्या है ना। अगर मैंने पूछा लिविस रिएजेंट आपको याद आ रहा है क्या? एनहाइड्रस ZnCl2, एनहाइड्रस AlCl3, उसका नाम क्या है? देखो ऐसी चीजें जो होती ना, इसको याद रखने के लिए थोड़ा मैंने स्टार्टिंग में बताया था, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ा सा मेमोरी बेस्ड इसमें लगेगा। ठीक है, तो फिर से एलिमिनेशन रिएक्शन में कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि याद रखना बहुत जरूरी है। यहां पे हमें सीखने को मिलेगा आज सेट-जेव्स रूल। सेट-जेव्स रूल सीखेंगे, ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट के बारे में हमको पता चलेगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और वर्ड्स रिएक्शन जो आपने 11th स्टैंडर्ड में भी सीखा था शायद से। उसके बाद वर्ड्स-फिटिक रिएक्शन, वर्ड्स-फिटिक रिएक्शन को देखेंगे और उसके बाद देखेंगे फिटिक रिएक्शन। ठीक है, तो ये सारे रिएक्शन को आज हमको देखना पड़ेगा। इसके बाद और एक हेलोअरीन्स का अलग से रिएक्शन सेटअप है जो अगले लेक्चर में है, और उसके बाद एप्लीकेशंस ऑफ द हेलोअल्कीन्स। उनके बाद हमारा लेक्चर नंबर 52 में चैप्टर खत्म हो जाएगा। लेकिन मैं बातें इसलिए बोल रहा हूं कि देखो ये सारे जो हमने पढ़े हैं या इसके पीछे जो भी हमने रिएक्शंस को देखा है या IUPAC नेम्स को देखा है, एक्सरसाइज में भी आपको वही सब है। तो गाइस जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, बार बार लिखोगे, उतना ज्यादा आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना किसी टाइम पास के। सेट-जेव्स रूल से नहीं, मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दूं एलिमिनेशन को। यहां पे क्या कहा गया है? डिहाइड्रो हैलोजिनेशन। समझ रहे हो? मतलब पिछले लेक्चर में मैंने एंड में बता दिया था डिहाइड्रो हैलोजिनेशन, यानी कि हाइड्रोजन जो ग्रुप है, हाइड्रो ग्रुप, वो भी निकलेगा, हैलोजन ग्रुप भी निकलेगा, सारे के सारे एलिमिनेट होंगे, और जो ओपन कार्बन चेन प्रोडक्ट है यानी कि अल्केन, अल्कीन, अल्काइन जो भी होगा, बस वही हमको मिलेगा। उससे ना कार्बन अटैच, ना कुछ, ना कोई अल्किल ग्रुप अटैच होगा, सबके सब एलिमिनेट हो जाएंगे बेसिकली। और डिहाइड्रो हैलोजिनेशन एलिमिनेशन रिएक्शन ऐसे रिएक्शन है जिसमें अल्किल हैलाइड से या किसी भी हम देखेंगे सबस्ट्रेट से सीधा कार्बन चेन मिलेगी हमको एक सिंगल, जहां पे अल्कीन या अल्केन होंगे। ठीक है, आपको यहां पे सवाल भी पूछा गया है येलो बॉक्स में कि अल्कीन्स अल्किल हैलाइड से कैसे बनाए जाए। तो यहां पे देखो, यहां पे सबसे पहले और एक बात बता दूं मैं, नीले डब्बे में जो लिखा गया है बेसिकली आप सबको पता ही होगा कि जो भी कार्बन जिसपे अल्किल ग्रुप अटैच हुआ है उसको अल्फा कार्बन कहते हैं, है ना। और जो हाइड्रोजन इसको अटैच है, इस कार्बन को जो अल्किल हैलाइड को अटैच है, इस हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन कहेंगे हम। ठीक है, ये कंसेप्ट बहुत ज्यादा मैटर करती है, बहुत जगह पे पूछी गई है, और एडवांस लेवल पे भी ये कंसेप्ट बहुत ज्यादा पूछी जाती है। और इस अल्फा कार्बन को जो कार्बन जुड़ा है उसको बीटा कार्बन कहते हैं, और रिस्पेक्टिवली इस हाइड्रोजन को बीटा हाइड्रोजन कहेंगे। ठीक है, तो ये बातें ध्यान में रखना, बेसिक है, बहुत ईजी बात है, लेकिन बाद में कंफ्यूजिंग लगने लगती है। ठीक है, तो फिर इसको याद रख लेना। फिलहाल तो आपको ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन आप प्रिपेयर करोगे आगे एग्जाम्स के लिए कॉम्पिटिटिव, तो वहां पे बहुत ज्यादा जरूरी पड़ जाएंगी। डिहाइड्रो हैलोजिनेशन में यहां पे होता क्या, यहां पे इन्होंने बोला है बीटा कार्बन का हाइड्रोजन जो है वो चले जाता है एलिमिनेशन में, अल्फा कार्बन को ज्यादा दिक्कत नहीं आती, अल्फा कार्बन में से केवल हैलोजन जाएगा। ठीक है, तो जैसे यहां पे एग्जांपल दिया गया है, कोई अल्किल हैलाइड है, ठीक है, जिसको एक हैलाइड अटैच है, इसको कहेंगे अल्फा कार्बन, इसको कहेंगे बीटा कार्बन। जो अल्फा कार्बन को अटैच है, इस पे एक रिस्पेक्टिव हाइड्रोजन है जिसमें बीटा हाइड्रोजन है, तो बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन होगा। ठीक है, प्लस इसको मैंने कोई बेस लगा दिया। ठीक है, बेस लगा दिया तो एलिमिनेशन में मेरा क्या होने वाला है, यहां से एक बॉन्ड ब्रेक होगा और यहां से एक बॉन्ड ब्रेक होगा। ठीक है, तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो यहां पे एक, यहां पे एक, यहां पे आके एक सिंगल बॉन्ड फॉर्म कर देंगे, तो आगे जाके ये बन जाएगा अल्कीन। ठीक है, अल्कीन बन जाएगा, और जो बाकी है बेस इस हाइड्रोजन को लेकर के चला जाएगा और हैलाइड आयन बन जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरह से। तो ये आपको समझना जरूरी है, ये है बेसिक जनरल फॉर्मूला डिहाइड्रो हैलोजिनेशन में, जहां पे हाइड्रो ग्रुप भी चले जा रहा है और जहां पे हैलोजन ग्रुप भी एलिमिनेट हो रहा है, बच रहा है सिर्फ कार्बन चेन हमारा, यानी कि अल्कीन। ठीक है, तो ये हो गया एलिमिनेशन रिएक्शन बेसिकली अल्किल हैलाइड से एक बेस को इस्तेमाल करके। अब यहां पे अल्कोहलिक KOH इस्तेमाल करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ हीट।
नॉर्मली टेम्परेचर 80 टू 100 डिग्री सेल्सियस पे होता है, लेकिन डिपेंड करता है कि हमारे पास सबस्ट्रेट कौन सा है, उस पर डिपेंड करेगा। ज्यादा से ज्यादा कार्बोनेशन भी नहीं होना चाहिए कि भाई पूरा राख ही मिल जाए प्रोडक्ट में, नहीं, तो वहां पे डिपेंड करता है कि कंपाउंड कौन सा है, उस तरह से हम हीट देंगे उसको। साथ में अल्कोहलिक KOH इस्तेमाल करते हैं। अब एक्वियस KOH और अल्कोहलिक KOH दोनों में फर्क है, ठीक है। अल्कोहलिक KOH यानी कि क्या, उस अल्कोहल सबस्ट्रेट में KOH एज अल्कोहल को एज अ सॉल्वेंट बताया गया और KOH को उस मिक्सचर में हमने डाला है। साथ में एक्वियस KOH यानी कि तो उसमें पानी हुआ थोड़ा सा, ठीक है। तो अल्कोहलिक KOH बेसिकली ज्यादा स्ट्रांग होता है क्योंकि अल्कोहल कंपाउंड्स में ज्यादा एबिलिटी होती है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की। अच्छे लुईस बेसिस होते हैं ये लोग, ठीक है। तो लुईस बेसिस की कंसेप्ट आपको याद रही ही होगी, ठीक है। आयोनिक इक्विलिब्रियम में सिखाया था पार्ट 1 में इनऑर्गेनिक में, ठीक है। तो इन चीजों को याद रखो, ये बेसिक है। अगर एग्जांपल दूं मैं तो एग्जांपल से हम बढ़ेंगे सेट-जिप्स रूल की तरफ, समझ रहे हो। तो शेरो देखो, बोर नहीं होना है ज्यादा, क्योंकि एलिमिनेशन रिएक्शन, अब बोर नहीं होना है मतलब मैं, मेरे हाथ में तो नहीं ये बोर हो रहे नहीं हो रहे हो, ठीक है। बस बात यह है कि जितना इंटरेस्टिंग हो रहा है उतना मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि यहां पे एलिमिनेशन रिएक्शन में कुछ रट्टा मारने जैसा नहीं है। बात को समझ लो ना, काम खत्म होता है फटाफट, ठीक है। कोई ऐसे झंझट वाली बात नहीं है कि रट रहे हो, बोर हो रहा है, ऐसी बात नहीं। समझ जाओगे ना, यहां पे रख दोगे बस हो जाएगा। बस थोड़ा मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, मुझे पता है इसमें कितना टेम्परेचर है, कौन सा कैटलिस्ट है, उसमें कौन सा कैटलिस्ट है, थोड़ा सा मेमोरी के साथ खेलना पड़ता है, लेकिन प्रैक्टिस करोगे तो वो भी नहीं बचेगा यार। मैंने जैसे पिछले लेक्चर में बोला, कंसिस्टेंसी रखोगे ना तो सारे काम आसान लगने लगते हैं। कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, ये दो चीजें रखो बस, कोई ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है। और सब में उतनी कैपेबिलिटी तो होती है, जैसे मैंने पिछले लेक्चर में वापस बोल रहा था, डिसिप्लिन यानी कि क्या, जो काम आपके लिए अच्छा है, ठीक है, मतलब आपको करने का मन नहीं है लेकिन काम आपके लिए अच्छा है, अगर आप फोर्स कर रहे हो खुद को वो काम करने के लिए, क्यों, क्योंकि आपको पता है मेरे लिए अच्छा है, उसको डिसिप्लिन कहते हैं। डिसिप्लिन यानी कि ये, इसको डिसिप्लिन नहीं कहेंगे, ठीक है। सो बेसिकली डिसिप्लिन के साथ अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीखोगे ना तो बहुत ईजी लगेगा, ठीक है। तो शेरो ध्यान दो, यहां पे एलिमिनेशन रिएक्शन में जनरल मैंने बता दिया। अगर मैं यहां पे एग्जांपल ले लूं किसी चीज का जहां पे कोई ब्रांच्ड अल्किल हैलाइड है जो अटैच्ड है और एक लंबा सा थोड़ा सा एलिफेटिक कार्बन है, जैसे कि ब्यूटेन मैंने ले लिया, ठीक है। यहां पे ब्यूटेन ले लिया, CH3 CH2 CH2, यहां पे Br, यहां पे CH3, ठीक है। अब देखो 2 3 4 5 हो रहा है, नहीं 4, अब हो गया 4 हो गया, ठीक है। ये है क्या है, ये ब्रोमो, 2 ब्रोमो ब्यूटेन है, ठीक है ना, 1 2 ब्रोमो ब्यूटेन, ठीक है। अब अगर मैं इसका अल्कीन बनाने जाऊं, है ना, अल्किल हैलाइड का अल्कीन बनाना है, ये वही रिएक्शन है। अल्किल हैलाइड से क्या बनाना है, अल्किल हैलाइड से हमको अल्कीन बनाना है, ठीक है, वही रिएक्शन है ना, इसको एकदम देख रहे हैं। तो यहां पे अल्किल हैलाइड से हमको अल्कीन बनाना है, सही है, यही चल रहा है हमारा। तो 2 ब्रोमो ब्यूटेन मैंने ले लिया यहां पे, ठीक है, 2 ब्रोमो ब्यूटेन ले लिया, और यहां पे मुझे Br को एलिमिनेट करना है, और ठीक है, यहां पे किसी एक H को भी एलिमिनेट करना है, तो मैंने कैटलिस्ट ले लिया अल्कोहलिक KOH, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, बेसिकली 2 प्रोडक्ट्स फॉर्म होंगे। एक तो अब कार्बन जाने के चांसेस कहां से देख रहे हो आप, कार्बन जाने के चांसेस कहां से, अब सॉरी हाइड्रोजन, यहां से एक हाइड्रोजन जा सकता है, या बेसिकली यहां CH2 से एक हाइड्रोजन जा सकता है, ठीक है, कहीं से भी ले लो, ब्रोमीन चला जाएगा यहां से, बस हाइड्रोजन का हमारे पास ऑप्शन है कि कहां से हाइड्रोजन जाएगा, ठीक है। तो मैंने दोनों प्रोडक्ट लिख लिए कि दो कौन से बनेंगे, CH3 CH2, ठीक है, उसके बाद सिंगल बॉन्ड CH और फिर डबल बॉन्ड CH2, ऐसा कुछ आ जाएगा, ठीक है। यहां पे ब्यूट 2 इन, ठीक है। और दूसरा प्रोडक्ट जो हमारे पास आएगा वो आने वाला है CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, ऐसा कुछ तरह से आ जाएगा, जिसको कहेंगे हम ब्यूट, ठीक है, ब्यूट 2 इन, यहां पे ब्यूट 1 इन है, ठीक है, 1 2। तो फिर ब्यूट 2 इन और ब्यूट 1 इन ऐसे 2 प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं 2 ब्रोमो ब्यूटेन पे। तो इसी के बेसिस पे डिपेंडेंट है सेट-जेव्स रूल। सेट-जेव्स रूल मतलब हमको पता चलता है कि मेजर प्रोडक्ट और माइनर प्रोडक्ट कौन सा है। तो सेट-जेव्स ने ऐसा कहा है कि मेजर प्रोडक्ट वो होगा जहां पे अगर कार्बन डबल बॉन्ड को ज्यादा अल्किल ग्रुप्स अटैच होंगे, वो वाला प्रोडक्ट सबसे मेजर होगा,
समझ में आ रहा है? जिस कार्बन को अगर कार्बन में जिस कार्बन को डबल बॉन्ड है, उस कार्बन को अगर अल्किल ग्रुप ज्यादा अटैच है, वो वाला प्रोडक्ट हमको ज्यादा मिलेगा। यानी कि क्या, यहां पे बेसिकली क्या था, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ऐसा कुछ था, ठीक है। और दूसरे केस में कैसा था, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, ऐसा कुछ था, ठीक है। अब मेरे को बताओ, जो डबल बॉन्डेड कार्बन है, ठीक है, जो डबल बॉन्डेड कार्बन है, इन दोनों में से किस डबल बॉन्डेड कार्बन को अल्किल ग्रुप ज्यादा अटैच है? अब देखो, ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, इसको CH3 अटैच है, इस डबल बॉन्डेड कार्बन को भी CH3 अटैच है, लेकिन ऑन द अदर हैंड इस डबल बॉन्डेड कार्बन को, ठीक है, सिर्फ ये एक ही अटैच है ना। तो फिर हमको इससे ये पता चलता है कि हमको ये वाला प्रोडक्ट मिलेगा मेजर में और ये वाला प्रोडक्ट मिलेगा माइनर में, ठीक है। तो इस सेट-जेव्स रूल को याद रखना। सेट-जेव्स रूल बेसिकली यही कहता है कि अगर डबल बॉन्डेड कार्बन में ज्यादा अल्किल है तो वो वाला प्रोडक्ट हमको ज्यादा मिलेगा, ठीक है। अल्किल यानी कि R ग्रुप, यानी कि जिस कार्बन में, जो डबल बॉन्डेड कार्बन है उसमें अल्किल ग्रुप जिस कार्बन को ज्यादा अटैच होंगे वो वाला प्रोडक्ट हमको ज्यादा मिलेगा। और बेसिकली देखा जाए तो स्टेबल भी ये वाला कंपाउंड लग रहा है, ठीक है, जो डबल बॉन्ड एट द सेंटर है, ठीक है, और सिमेट्रिक भी लग रहा है दोनों तरीके से। ये अनसिमेट्रिक है, तो बेसिकली सिमेट्री से भी हम जज करें तो सेट-जेव्स रूल प्रॉपर है, क्योंकि सिमेट्री के हिसाब से भी ये प्रॉपर स्टेबिलिटी हमको देता है, और ऑन द अदर हैंड ये उतना स्टेबल भी नहीं है, ठीक है। तो फिर मेजर और माइनर प्रोडक्ट सेट-जेव्स रूल से हमको पता चलते हैं कि कौन सा ज्यादा मिलेगा, ठीक है। क्योंकि अल्किल हैलाइड से अल्कीन करते वक्त ना 50-50% वाला प्रोडक्ट नहीं मिलता हमको, जहां पे 50-50% मिलता है, जो पिछले हमने देखा था रिएक्शन में, जहां पे इनैंशियोमर्स 50-50% मिल रहे थे SN1 रिएक्शन में, है ना। तो वहां पे 50-50% डेक्स्ट्रो और लेवियो बन रहा था, लेकिन सेट-जेव्स रूल में वैसा नहीं है। अल्किल हैलाइड से अल्कीन बनाओगे तो, है ना, रेशियो अलग होगा, 70-30-60-40 का, 50-50 का नहीं होगा। सो बेसिकली वही है कि स्टेबिलिटी सेट-जेव्स रूल में ज्यादा मिलती है, और सेट-जेव्स रूल का यही है बस कि जिस कार्बन को अल्किल ग्रुप ज्यादा अटैच है, जिसको डबल बॉन्ड हो, उसमें स्टेबिलिटी ज्यादा आएगी और वही वाला मेजर प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। तो इसके अगले वाला आप देख सकते हो कि बोल्ड में ब्लैक में लिखा हुआ है सेट-जेव्स रूल, उसको अच्छे से नोट डाउन कर लेना है आप लोगों को, ठीक है। और हमेशा सेट-जेव्स रूल भी प्रीफर क्यों करते हैं वो भी मैंने बता दिया, स्टेबिलिटी और सिमेट्री की वजह से भी सेट-जेव्स रूल अच्छे से मान्य है बहुत ज्यादा एलिमिनेशन रिएक्शन में। अब यहां पे डू यू नो में देखो, डू यू नो में इतनी इंफॉर्मेशन है बेसिकली कि अल्किल हैलाइड जो है वो दो तरह के रिएक्शंस दिखाते हैं। जो पिछले बार हमने देखा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसकी पूरी मैकेनिज्म हमने स्टडी करी, एलिमिनेशन मैकेनिज्म भी हम लोग स्टडी करने वाले हैं, लेकिन बता दूं अल्किल हैलाइड दो तरह के रिएक्शन दिखाते हैं, सब्स्टिट्यूशन भी एलिमिनेशन भी, ठीक है। चाहे आप अल्कोहल ले लो, अगर देखो यहां पे भी अल्कोहल है, पिछले वाले सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में भी अल्कोहल इस्तेमाल किया था, जिसमें ये बॉन्ड होता है, ठीक है। तो हमको ऐसा मिलेगा, मिथेनॉल मिलता है, ब्यूटेनॉल मिलता है, इथेनॉल मिलता है, ठीक है। तो दोनों तरह के रिएक्शंस दिखाता है अल्किल हैलाइड, एलिमिनेशन भी सब्स्टिट्यूशन भी, तो दोनों में कंपटीशन जारी रहता है, ठीक है। तो कौन सा रिएक्शन होगा कौन सा नहीं, क्योंकि अगर आप रिएक्शन करोगे और किसी प्रॉपर कंडीशन में नहीं कैरी आउट करोगे ना, तो आपको पता नहीं होगा एलिमिनेशन होगा सब्स्टिट्यूशन होगा। तो प्रॉपर कंडीशंस के कैटलिस्ट से टेम्परेचर के साथ अगर आप रिएक्शन करोगे तभी आपका होगा। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग वापस मैटर करेंगे, तो नीचे आपको फैक्टर्स अफेक्टिंग भी दिया होगा। नेचर ऑफ अल्किल हैलाइड, कैसा है नेचर, टर्शियरी है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, उसके डिपेंड करेगा। स्ट्रेंथ एंड साइज ऑफ न्यूक्लियोफाइल, जितना ज्यादा स्ट्रेंथ न्यूक्लियोफाइल में होगा, अगर वीक होगा न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, तो फिर वीक न्यूक्लियोफाइल होगा तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, अगर स्ट्रांग होता तो एलिमिनेशन होगा, क्योंकि स्ट्रांग में क्या करता है वो सीधा बेस बना देता है और न्यूक्लियोफाइल में वो जाके अटैच हो जाता है। जैसे मैंने कल बोला था कि न्यूक्लियोफाइल इज जस्ट अ सबसेट ऑफ बेस, अगर बेस ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, बेस यानी कि किसी प्रोटॉन के साथ अटैच हो जाता है, तो उस पूरे कंपाउंड को NaOH KOH इसको हम बेस बोलेंगे, ठीक है। लेकिन न्यूक्लियोफाइल ऑन द अदर हैंड इज जस्ट अ ion which is ready to donate lone pair of electron, okay, that was the difference। तो उस पर डिपेंड करता है कि न्यूक्लियोफाइल कितना ज्यादा स्ट्रांग है, वो बेस बनाने की काबिलियत रखता है या सिर्फ वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करके उसका हो जाएगा, ठीक है। तो उस बेसिस पे भी डिपेंड करता है कि उसका कंपाउंड सब्स्टिट्यूशन बनेगा या एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। अगला दिया इन्होंने रिएक्शन कंडीशन, कि कैसे रिएक्शन कंडीशन है, टेम्परेचर आप कैसे रख रहे हो, वापस सॉल्वेंट आप कौन सा इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है। सो दिस वाज द फैक्टर्स। अगला देखेंगे रिएक्शन विथ एक्टिव मेटल्स। एक्टिव मेटल्स में आपको बता दूं, आप अगर वेब बना के नहीं पढ़ोगे ना मेटल्स को,
तो बहुत गलती हो जाएगी यार, बड़ा वाला पाप हो जाएगा और कतई याद भी नहीं रहेगा यार। ठीक है, तो शेरों एक काम कर लो, अच्छे मेरे शेरों और चीतों की तरह अच्छे से इसका एक वेब बना दो पहले तो। ठीक है, इसमें गड़बड़ नहीं करनी है, वेब बना दो। एक्टिव मेटल्स को जब आप सीखते हो, आपको दो ही एक्टिव मेटल्स के साथ, फॉर्चुनेटली दो ही एक्टिव मेटल्स के साथ आपको रिएक्शन दी गई है। एक्टिव मेटल्स में आपका पहला आ जाएगा मैग्नीशियम और सोडियम, सोडियम मैग्नीशियम, सोडियम और मैग्नीशियम, सिर्फ दो एक्टिव मेटल्स के साथ आपको रिएक्शन सीखनी है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे वापस एक्टिव मेटल्स में आप भी सीखोगे, एलिफेटिक वाले सीखोगे और अरीन्स भी सीखोगे। ठीक है, तो इन दोनों को देखना है, ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। अरीन्स में आ जाएंगे फिटिंग रिएक्शन आ जाएगा अरीन्स में, है ना, वर्ड्स फिटिंग रिएक्शन, और एलिफेटिक में वर्ड्स रिएक्शन है, सिर्फ ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट है। ठीक है, तो ये साइंटिस्ट के नाम तो जब मैं सिखाऊंगा तब आप देख लेना। एक्टिव मेटल्स में बेसिकली आपको सबसे पहले मैग्नीशियम सीखना है जिसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनता है सबसे पहले, और सोडियम में जिसमें अरीन्स में डाई मॉलिक्यूल्स बनते हैं, और Na में NaCl वगैरह लेकर के नॉर्मल रिएक्शंस बन जाते हैं। बेसिकली वही है कि हैलाइड ग्रुप को एलिमिनेट करना है बस। अगर इस चीज को याद रखो ना तो बहुत आसानी होगी। एक्टिव मेटल्स के साथ जो भी रिएक्शन होते हैं इसके प्री रिक्विजिट ये हैं, इनको ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स भी कहते हैं, इनको ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स भी कहते हैं। ठीक है, और अगर ये आपको बोरिंग लग रहा हो किसी भी तरीके से तो एक बात याद रखना, ग्रिग्नार्ड को इस चीज की वजह से नोबेल प्राइज मिला था 1912 में। ठीक है, तो ये टाइम पास वाली तो चीज नहीं है। ठीक है, ही क्रिएटेड वन ऑफ द मोस्ट vigorously acting reagent which could react with any compound and form the organometallic compounds which are damn useful in the heart surgery instruments which we make। ठीक है, कार्डियोवैस्कुलर इंस्ट्रूमेंट जो बनते हैं ना सारे ऑर्गेनोमेटेलिक होते हैं क्योंकि हार्ट के अंदर जाते हो। ठीक है, तो ऑर्गेनोमेटेलिक होना जरूरी है, ऑर्गेनो होना जरूरी है ना। इनऑर्गेनिक होंगे तो आर दे एबल टू फिट इट इन अ हार्ट इन द ह्यूमन बॉडी? नो, ऑर्गेनो होना जरूरी है। तो 1912 में ग्रिग्नार्ड को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फील्ड में नोबेल प्राइज से उसको नवाजा गया। तो फिर इसको याद रख लो कि बोरिंग टॉपिक नहीं है, ऐसे टॉपिक्स यार बहुत अच्छा लगता है सीखने को अगर दिल से सीखो तो। ठीक है, क्योंकि इसका इस्तेमाल भी बहुत ज्यादा एप्लीकेशन जो हम लास्ट में देखेंगे। तो शुरू करते हैं मैग्नीशियम से। ठीक है, मैग्नीशियम से शुरू करेंगे। मैग्नीशियम सबसे पहले अल्किल हैलाइड के साथ ग्रिग्नार्ड ने ही रिएक्ट करवाया और उसने देखा कि एक अच्छा सा रिएक्टिव प्रोडक्ट मिलता है उसको, कि अगर किसी भी अल्किल हैलाइड से अगर मैग्नीशियम को रिएक्ट करवाएंगे तो उस समय कार्बन जो होता है, ठीक है, कार्बन हैलाइड बॉन्ड में कार्बन जो होता है वो एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट करने लगता है, क्योंकि मैग्नीशियम के सारे जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, सारे के सारे अपनी तरफ खींच लेता है वो लोग। ठीक है, तो बनता है ऐसा कुछ RMgX, बेसिकली एडिशन रिएक्शन है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एडिशन रिएक्शन है बस, RMgX। इसको कहेंगे हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के कहेंगे, और इसको सारे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स में बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि बहुत विगरसली रिएक्ट करता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, अगर इसको अमाइन के साथ मिला दो या आप किसी भी चीज के साथ मिला दो दूसरे, ठीक है, देखो मिथेनॉल के साथ मिला है उन्होंने, अमाइन के साथ भी मिला है, और फिर हमको हाइड्रोकार्बन मिल रहा है जल्दी से, देखो RMgX, इसको मिला दिया मिथेनॉल के साथ। ठीक है, तो ये बन गया, क्या बन जाएगा हमारा अल्कीन। ठीक है, यहां पे RH हाइड्रोकार्बन बन जाएगा, और बाकी जो है Mg के आसपास दोनों के दोनों अटैच हो जाएंगे। Mg है, यहां पे एक X है पहले से, ठीक है, और यहां पे सिर्फ H निकला है तो OCH3 यहां पे बचेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा बाय प्रोडक्ट मिलता है हमको, जिसको हम वापस से रिक्रिएट करके ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वापस बना सकते हैं। ठीक है, तो रीयूजेबल भी है और हाइड्रोकार्बन भी बनता है, और इधर ये रिएक्शन बहुत ही ज्यादा फास्ट है। बेसिकली एक कैटलिस्ट लगेगा इसमें, ड्राई ईथर। ठीक है, कैटलिस्ट नहीं, ये सॉल्वेंट है, इसमें ज्यादा से ज्यादा यील्ड मिलती है हमको, इसीलिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं, जब दूसरा कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है, तो ये सबसे इजी रिएक्शन है जहां पे हाइड्रोकार्बन प्राप्त करने की सबसे आसान टेक्निक, हाइड्रोकार्बन प्राप्त करने की निंजा टेक्निक में बोल सकता हूं। ठीक है, तो यहां पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमको वो प्रदान करता है। वापस इसको अमाइन के साथ रिएक्ट कर दूं तो वही चीज है, हाइड्रोकार्बन फिर बन जाएगा। ठीक है, हाइड्रोकार्बन फिर बन जाएगा, और यहां पे सिर्फ OCH3 निकाल करके H एक चला गया तो NH2 ग्रुप आ जाएगा, अमाइन ग्रुप। ठीक है, तो ये वापस ऐसा बाय प्रोडक्ट मिलेगा। सो दिस इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज बेसिकली यूज्ड टू फॉर्म व्हाट वी से हाइड्रोकार्बन्स एंड इन ऑल अदर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। तो यहां पे ये आ गया।
ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट समझ में आ गया, आई होप सबको। बहुत आसान है, देखो हाइड्रोकार्बन बनाना है बेसिकली, ड्राई ईथर एक ही कैटलिस्ट है, उसको याद रखो, ठीक है। और रीड करना मत भूलना, रिएक्शन आप याद कर लो लेकिन उसको, उसका जो दिया है बेसिस वहां पे क्या होता है उसको रीड करना मत भूलना, ठीक है। तो डू यू नो में देखो मैंने जो बता दिया, कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या कैसे एक्ट करता है, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड है, उसको अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। उसमें डाउट होगा तो जरूर पूछना। वापस हम देखेंगे वर्ड्स रिएक्शन को 11th स्टैंडर्ड में जो था, ठीक है। वर्ड्स रिएक्शन में डाई अल्काइल बनता है, यानी कि RR, ये हमको प्रोडक्ट मिलने वाला है वर्ड्स रिएक्शन में, क्योंकि जो भी आप रिएजेंट्स लोगे, रिएक्टेंट्स लोगे, वो बायोमोलिकुलर में होंगे, यानी कि डाई फॉर्म में, ठीक है, जैसे यहां पे दिया गया है। अब वर्ड्स रिएक्शन, जैसे मैंने बोला ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स में एक्टिव मेटल Mg होगा ग्रिग्नार्ड में, और वर्ड्स में होगा एक्टिव मेटल सोडियम। सोडियम मैग्नीशियम से दोनों हमारा एक्टिव मेटल्स का कंसेप्ट खत्म होता है, तो सोडियम लेंगे वर्ड्स रिएक्शन में। अगर सोडियम मैंने लिया हलाइड, ठीक है, हलाइड ले लिया, और फिर इसके साथ मैंने सोडियम ले लिया Na, तो दोनों को बाय बाय फॉर्म में लेना है, क्योंकि 2 R बनने वाले हैं। यहां पे बन जाता है, ठीक है, यहां पे बन जाता है R प्लस, ठीक है, 2NaX। ये बेसिक रिएक्शन है वर्ड सिंथेसिस, जिसको हमने बोला। इसको नोबल वेबल नहीं मिला भाई, ठीक है, अब पता नहीं क्यों इसको नहीं मिला। तो देखो वर्ड सिंथेसिस में क्या है, बेसिकली बायोमोलिक्यूल हम इस्तेमाल करते हैं, मेटल है हमारा सोडियम, और यहाँ पे 2 अल्किल ग्रुप्स हमको जुड़े हुए मिलेंगे 2NaX के साथ में फिटिग ने इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया, और जहां पे अरीन्स के लिए फिटिग ने इस्तेमाल किया, जो एरोमेटिक कंपाउंड हमारे रिंग स्ट्रक्चर्स, उसके लिए उसने सेम सोडियम मेटल इस्तेमाल किया, जहां पे ऐसे ऐसे कंपाउंड्स मिलते हैं जो कि फार्मा कंपनीज में बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे एक एग्जांपल ले लूं मैं वहां पे तुरंत, ठीक है, क्लोरोबेंजीन से अगर मैंने क्लोरोबेंजीन बना दिया, यानी कि बेंजीन है, उस पर क्लोरीन ग्रुप अटैच है, सेम मेटल 2Na मैंने इस्तेमाल कर दिया, ड्राई ईथर मेरा सॉल्वेंट है हमेशा की तरह, ठीक है। ये दोनों कंपाउंड्स में Mg ले लो, Na ले लो, ड्राई ईथर तुम्हारा कैटलिस्ट होगा, पोलर सॉल्वेंट होगा, ठीक है। तो इसको मैंने ले लिया, तो क्या बनेगा, यहां पे बायफिनाइल बन जाता है बच्चों। क्या बन जाता है, बायफिनाइल, ठीक है, ए ऐसा। अब एक के ऊपर एक दे तो, या इसको ऐसा उल्टा करके ऐसा हॉरिजॉन्टल में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ये बायफिनाइल बन जाता है, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट व्हाट वी से इंटरमीडिएट प्रोडक्ट फॉर ऑल द फार्मास्यूटिकल कंपनीज, ठीक है। बहुत ज्यादा तादाद में जाता है फार्मा कंपनीज में, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है, ठीक है। और साथ में बाय प्रोडक्ट क्या मिलेगा, 2Na। इसको यहाँ पे शायद से उन्होंने बैलेंस नहीं किया है, क्योंकि ये 2 कंपाउंड्स लगेंगे, 2Na, क्योंकि फिर 2 बनेगा, और 2Cl 2Na 2NaCl, ठीक है, ये हमारा बाय प्रोडक्ट होगा। सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, और इसको कहते हैं फिटिग रिएक्शन। क्या कहते हैं इसको, फिटिग रिएक्शन, ठीक है। इसको याद रखना, एग्जाम्स में भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। बायफिनाइल आपको डायरेक्ट पूछते हैं, हाउ सिंथेसिस ऑफ बायफिनाइल, ठीक है, डायरेक्ट हमको पूछेंगे। तो सिंथेसिस ऑफ बायफिनाइल में फिटिग रिएक्शन के साथ ड्राई ईथर में आप सोडियम मेटल में रिएक्शन करोगे तो बायफिनाइल बनेगा हमारा, ठीक है। सो दिस इज वन ऑफ द मॉडिफिकेशन ऑफ वर्ड सिंथेसिस, जो आपको नीचे दिया है, ये आपको अभी बता दिया, क्योंकि आप रिलेट कर पाओगे कि क्या मॉडिफिकेशन है, ठीक है। मॉडिफिकेशन कुछ नहीं है, सिर्फ रिएजेंट में अरिल कंपाउंड इस्तेमाल किया है, रिंग स्ट्रक्चर इस्तेमाल किया, दूसरा कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहां पे वर्ड्स रिएक्शन में हमारा था कि अगर बड़े और कंपाउंड्स लोगे ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। अब देखो 2 R फॉर्म हो रहे हैं बेसिकली वर्ड सिंथेसिस में, तो मेरे बोलने का मतलब क्या है कि अगर आप इथाइल लोगे, ठीक है ना, इथाइल ब्रोमाइड लोगे, ये 2 कंपाउंड्स लेने हर बार की तरह, 2 Na भी लेंगे, ड्राई ईथर भी इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। तो जब 2 हमारा इथाइल ग्रुप है, जैसे मैंने बोला यहाँ पे RR, ये प्रोडक्ट हमारा फॉर्म होगा, तो 2 इथाइल है, तो दोनों अगर सेपरेट हो जाएंगे 2 2 जा 4, यानी कि हमारा ब्यूटेन फॉर्म होगा बेसिकली, समझ में आ रहा है, ब्यूटेन फॉर्म होगा, ठीक है, ये फॉर्म होगा हमारा। साथ में 2NaBr है ना, NaX, ये हमारा बाय प्रोडक्ट था, तो 2NaBr हमारा फॉर्म होगा यहाँ पे। तो वर्ड्स रिएक्शन में यही है कि मतलब एक का डबल बेसिकली करते हैं, इथाइल का ब्रोमीन कर देते हैं, और वापस प्रोपेन हो जाएगा, तो और लंबी चेन हो जाएगी प्रोडक्ट में, ऐसा है, ठीक है। और यहाँ पे और एक एग्जांपल दिया गया है, अगर मिथाइल और इथाइल दोनों लोग हैं तो 3-4 प्रोडक्ट बनेंगे, यानी कि देखो रिएक्शन यहाँ पे क्या दिए, लिख के दिखा देता हूं। मिथाइल ब्रोमाइड है CH3Br प्लस, साथ में उन्होंने क्या लिया, इथाइल ब्रोमाइड भी लिया है CH2H5Br। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मेजर माइनर्स बनेंगे
जहां पे साथ में आप रिएक्ट करोगे 2Na के साथ, ठीक है, और 2Na के साथ प्लस आप ड्राई ईथर हमेशा लेना नहीं भूलना है पोलर सॉल्वेंट को, जिसकी वजह से यील्ड अच्छी मिलेगी। तो यहां पे इथेन बनेगा, प्रोपेन भी बनेगा, ठीक है, और साथ में ब्यूटेन भी बनेगा। अब इसको बैलेंस कर लो, ठीक है, इसको उस तरह से बैलेंस कर देना है जहां पे सारे कंपाउंड्स हमारे प्रॉपर स्टोइकोमेट्रिक रेशियो में आ जाएंगे। तो वर्ड सिंथेसिस में ऐसा होता है कि सारे अल्किल ग्रुप एक दूसरे को जुड़ जाते हैं, ठीक है, कार्बन कार्बन बॉन्ड बनता है बेसिकली। और उसी तरह से वर्ड्स फिटिक रिएक्शन में क्या होता है कि उसने अल्कीन्स को ले लिया, अल्कीन्स को छोड़ करके हेलो अल्कीन्स को ले लिया, जहां पे सोडियम मेटल को इस्तेमाल करके, ड्राइथर को इस्तेमाल करके वही बनता है। यानी कि फिटिक ने बस ये कहा कि एलिफेटिक में नहीं, एरोमेटिक में भी ऐसे ही फंक्शन दिखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आज का वर्ड्स फिटिक, वर्ड्स हो गया, फिटिक हो गया, बाइफिनाइल हो गया। चलो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हेलोअरीन्स का मुझे लगता है कल देखना चाहिए, क्योंकि टॉपिक छोटा है और साथ में एप्लीकेशंस भी हम देखेंगे सारे के सारे। अब वो रीडिंग पार्ट है, उसके बेसिक पॉइंट्स में निकाल के आपको ज्यादा से ज्यादा दिखाऊंगा। डीडीटी है ना, उसका ज्यादा इस्तेमाल है फर्टिलाइजर्स में, तो वो बनता है हेलोअरीन सब्स्टिट्यूशन से, तो उसको हम देखेंगे। उसके बाद चैप्टर खत्म है भाई, ठीक है, चैप्टर खत्म है। तो यहां पे लेक्चर नंबर 51 एंड होता है मेरा। आई होप आपको समझ में आई होंगी चीजें, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग अगर आप पढ़ो तो, ठीक है। तो ठीक से लिख करके पढ़ो, अच्छे से नोट्स बनाओ, और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, ये 3 चीज करना मत भूलना। पसंद आया होगा तो जरूर शेयर कीजिए, और मिलता हूं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए गुड बाय।